हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। और आज हम लोग जो अपनी लगातार लेक्चर सीरीज चल रही थी उसको थोड़ा सा ब्रेक देंगे। और क्योंकि क्लास 10th की मैथमेटिक्स का पेपर चल रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम आ गए हैं, है ना, सब लोग टेंशन में होंगे, टेंशन का माहौल है, तो हम लोग आज लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के मैथ्स के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स का क्वेश्चन ही आपको करवाऊँगा। और आज हम लोग करेंगे जो मैथ्स का पेपर हुआ था 2021-22 के सेशन में, उसमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे। और खैर पूरा क्वेश्चन पेपर तो मैं कर नहीं पाऊंगा, जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो पाएंगे उतने क्वेश्चंस करवाऊंगा। और मैं सीधे एक क्वेश्चन पे चलता हूं और सीधे धीरे धीरे हम लोग इजी क्वेश्चन से टफ क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करें और इसको खुद से ट्राई करें एक बार करने का, है ना। हर एक क्वेश्चन आप लोगों को खुद से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब खुद से करोगे, एक बार करोगे गलत हो जाएगा, कोई सीन नहीं है। दोबारा से करोगे, अगर फिर भी गलत हो गया तो मैं तो बताऊंगा ही, है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा है। समीकरण x - y बराबर 2 एवं x + y बराबर 2 का हल ज्ञात कीजिए। दो इक्वेशन है अपने पास, दोनों लीनियर इक्वेशन है ना, वन वेरिएबल में। हमें इन दोनों का हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करने की आपके पास तीन विधियां हैं। पहली विधि क्या है? प्रतिस्थापन। मैं रिकॉल करा दूं अगर आपको, तो पहली विधि प्रतिस्थापन है, दूसरी क्या है? विलोपन, और तीसरी क्या है? वज्रगुणन। किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने की तीन विधियां होती हैं। तो आप लोग चाहे इसको अप्लाई करें, चाहे फर्स्ट, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, तीनों में से आपका ये एकदम आराम से क्वेश्चन हो जाना है ना। मैं विलोपन अप्लाई करूंगा, क्योंकि समीकरण 1 देखो और 2 देखो, इसमें जो y है एक समीकरण में पॉजिटिव है और दूसरे समीकरण में निगेटिव है। तो जब हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो y का काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। मान लो x - y बराबर 2। और हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन लिखने का तरीका सही होना चाहिए। आपने सॉल्व कर दिया, अगर सही से लिखा नहीं क्वेश्चन को तो नंबर कट जाएंगे और पक्का कट जाएंगे। और x + y बराबर 2, ये दोनों समीकरण 1 व 2 है ना। अब हमें इन दोनों समीकरणों पे जो ऑपरेशन लगाना है उसको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। जब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तब इस माइनस से इस प्लस को कैंसिल कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे, है ना। जोड़ेंगे, मैं लिखे दे रहा हूं। जोड़ने पर देखो, जोड़ने पर क्या होगा, y से पहले मैं दोनों को लिखूंगा क्योंकि लिखना जरूरी है ऐसे, और जोड़ेंगे तो ऐसे कर देना है। -y से +y कैंसिल आउट, एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, दोनों मिला के कितने x हो गए? 2 x हो गए, बराबर 2 + 2 4, है ना। अब LHS में 2x है, RHS में 4 है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x की। तो जो 2 है इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे RHS में। सो दिस विल इम्प्लाई x = 4 / 2। 2 1 = 2, 2 2 = 4, यहाँ से x क्या आ गया? 2। x की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें हल निकालने के लिए x और y दोनों चाहिए होते हैं। x की वैल्यू 2 आ गई तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में x = 2 रख दो तो अपने आप y का मान आ जाएगा, है ना। समीकरण 1 में x = 2 रखने पर देखो क्या मिलेगा। समीकरण 1 ये है, x की जगह 2 रख दिया, -y वैसे ही है, बराबर 2, है ना। देखो अब हमें y चाहिए और y निगेटिव में है, तो हम इसको LHS के उस तरफ ले जाए तो y पॉजिटिव में हो जाएगा, ये आ गया। और ये 2 इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव, 2 में से 2 कट गया, 0। तो यहाँ से पता चलेगा y = 0। अगर x की वैल्यू 2 है तो y क्या आ गया? 0। ये x = 2 और y = 0 इस समीकरण युग्म के हल है ना। तो इसके बाद आप लोग को एक लाइन और लिखनी है, इतना सॉल्व करने के बाद लिखनी है। अतः x = 2, y = 0 समीकरण युग्म का हल है।
ओके, ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं किसी समीकरण युग्म को। अब देखो अगर आपको यहाँ पे निकालना रहता, पहले y का मान निकालते आप लोग। विलोपन विधि में अगर आप पहले x को एलिमिनेट करते तो घटाना पड़ता था दोनों इक्वेशंस को, हाँ घटाना पड़ता, तो x हट जाता, y बचता, लेकिन यहाँ पे 2 और 2 घट के 0 हो जाता, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 आती है, फिर x की वैल्यू 2, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मैं इधर ही लिखे दे रहा हूँ क्योंकि वो भी क्वेश्चन छोटा है, शुरुआत से शुरू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा सांख्यिकी चैप्टर से। हालांकि मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया नहीं क्योंकि मैंने जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी वो बहुत लेट स्टार्ट करी और एग्ज़ाम जल्दी आ गया, है ना। खैर आप लोगों ने अपने अपने स्कूल में अपने अपनी क्लासेस में ये तो पढ़ा ही होगा। और ये जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक से है। क्वेश्चन देखते हैं। खैर हम लोग, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक ज्ञात करना है। आप लोगों ने माध्यिका पढ़ी होगी क्या होता है, माध्य पढ़ा होगा क्या होता है, और बहुलक क्या होता है ना। ये तीनों चीज़ें आपने पढ़ी होगी और इन तीनों चीज़ों में एक रिलेशन भी पढ़ा होगा। रिलेशन क्या था, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, है ना। ये जो रिलेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी रिलेशन का इस्तेमाल करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर देखें इसका सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, माध्य बराबर 20.5 कॉमा माध्यिका क्या दी हुई है 20। हमें ज्ञात क्या करना है, बहुलक। बहुलक नहीं पता है। फॉर्मूला क्या है, जो रिलेशन है माध्यिका माध्य और बहुलक में, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आप लोगों को रिलेशन एक मिल गया है कि अगर बहुलक दिया हो या माध्यिका दिया हो, मतलब इन तीनों चीज़ों में से अगर 2 चीज़ आपको पता है तो तीसरी चीज़ बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें 2 चीज़ पता है, देख सकते हैं क्वेश्चन में। माध्यिका पता है, माध्यिका क्या है 20, तो 3 गुणे 20 माइनस 2, माध्य कितना है 20.5, ये आ गया 20 3 60 माइनस 20.5 का जब 2 में गुणा करोगे तो 41 आ जाएगा। 60 में से 41 गया तो 19। देखो कौन सा सही है, ये वाला, है ना। ये वाला भी MCQ था बट मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे थे, इस वाले में ऑप्शंस लिख दिए हैं। इसमें अपना कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3, है ना। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। चलते हैं अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने एक बार में ही लिख दिया क्योंकि बार बार वीडियो पॉज करके फिर लिख के फिर प्ले करना, तो मैंने सोचा इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ ही कर दूंगा, है ना। 3rd क्वेश्चन पहले देखते हैं, फिर 4th पे चलेंगे। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ही होगी, त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति का यूज़ करके हम अवनमन कोण, उन्नयन कोण, किसी मीनार की हाइट, ये सब कैसे निकालते हैं ये पढ़ा होगा, है ना। ये क्वेश्चन उसी टॉपिक से, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। एक मीनार है, उसकी ऊंचाई 20 मीटर है। ये एक मीनार है, इसका नाम है AB और इसकी जो हाइट है वो 20 मीटर है। आगे, ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। अब अगर ऐसे मीनार है, इस पे सूरज से रोशनी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है इसकी छाया जो है वो ज़मीन पे बनेगी, है ना। मान लो ये इसकी छाया है कुछ, ये C पॉइंट है और कह रहा है इसकी छाया की लंबाई क्या है 20√3 मीटर। ओके, हमें पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब जो सूरज है वो यहाँ पे कहीं होगा, सूरज की रोशनी पड़ी मीनार पे, मीनार की जो छाया पड़ी ज़मीन पे, है ना। तो हमें ये कोण पूछा जा रहा है, उन्नयन कोण। ये जो थीटा एंगल है ये क्या होगा, ये हमें पता लगाना है। आप लोगों को ये एक क्या आकृति दिख रही है, ध्यान से देखो। आकृति ABC एक त्रिभुज है ना, और ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि जो इसका कोण A है वो 90 अंश है। ओके, हम लोग इस देखते हैं समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज A, एक्चुअली BAC रहेगा क्योंकि मैंने B को ऊपर लिया है। BAC में देखो, आप लोगों ने लाल बटे कक्का वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में
लंब को L से दिखाएं, कर्ण को K से और आधार को A से, तो जो साइन कॉस टेन के फॉर्मूले होते हैं लंब आधार और कर्ण के टर्म में, वो लाल बटे कक्का से कैलकुलेट किए जाते हैं। हमें यहाँ पे लंब दिया हुआ है, इसको लंब बोलते हैं ना L, और आधार दिया हुआ है A। हमें L और A पता है, तो हम यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाएंगे? tan थीटा का, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा अपने को नहीं पता, जिसको वैसे ही लिख दो। लंब क्या है? ये ऊंचाई इसकी 20 मीटर। आधार क्या है? छाया की लंबाई है ना, 20√3 मीटर। 20 से 20 कैंसिल आउट, सो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब आपको ये पता लगाना है कि 1/√3 tan में किसका मान है ना। tan में थीटा का क्या वैल्यू रखने पर 1/√3 आता है, तो आपको आंसर मिलेगा 30 अंश, है ना। tan थीटा बराबर tan 30 अंश, है ना। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। अब तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 30 अंश, दोनों पक्षों से tan tan कैंसिल, है ना। तो यही आपका आंसर आ गया। अब इसके नीचे आपको लिखना है अतः बिंदु C से सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? 30 अंश, है ना। ये लिखोगे तो एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा कि बच्चे ने थोड़ा लॉजिकल डेरिवेशन किया है इसमें, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन अपना, आंसर क्या आ गया? 30 अंश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k बराबर 0 के मूल बराबर है, मूल के बारे में आप लोग परिचित है अच्छे से, ओके, तो हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब आप लोगों को दो फॉर्मूले पता होंगे, किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। बस इन्हीं दो चीज का यूज करना है, काम हो जाएगा। माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा एवं बीटा है। एक द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, माना हमने कि अल्फा और बीटा है, लेकिन दोनों मूल बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो तथा अल्फा किसके बराबर है? बीटा के। अब हम लोग देखते हैं मूलों का योग। एक बार योग निकालेंगे, एक बार गुणनफल निकालेंगे तो काम हो जाएगा। मूलों का योगफल क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा होता है जनरली, लेकिन बीटा जो है वो अल्फा के बराबर है, तो ये अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा। -b/a, b की वैल्यू क्या है? -5, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, a की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से पता चलेगा कि हमको 2 अल्फा बराबर 5/2 है, और ये इंप्लाई करेगा कि अल्फा बराबर 5/4, है ना। 2 को हम लोगों ने पक्षांतर कर दिया। नेक्स्ट, अब मूलों का गुणनफल देखते हैं। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, बट अपना अल्फा बीटा के बराबर ही है, तो अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा। c/a, c की वैल्यू k है, a की वैल्यू 2 है, k/2, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बराबर k/2। अल्फा की वैल्यू 5/4 रख देते हैं, 5/4 का स्क्वायर बराबर k/2। तो यहाँ से पता चलेगा 5 × 5 = 25 हो गया, और 4 × 4 = 16 हो गया, बराबर k/2। तो k बराबर हो जाएगा 25/8। 25/8 आंसर, है ना, आराम से आ गया। अगर द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, तो ये जो k अचर प्रयोग हुआ है समीकरण में, उसका मान कितना हो जाएगा? 25/8। ओके, यह क्वेश्चन इजी था। अब हम लोग थोड़े से टफ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत इजी हो गया है ना। तो देखते हैं अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मेंसुरेशन से है। इस क्वेश्चन में हमें बात की गई है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस। लंबवृत्तीय का मतलब जिसका आधार और जिसका शिरा क्या हो? वृत्त हो, गोला हो और बेलन हो, ये एक कंडीशन है। और लंबवृत्तीय हो, आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं। अर्धगोलाकार का मतलब हमने एक बेलन लिया, बेलनाकार ठोस लिया और उसको बीच से काट दिया, यही इसका मेन मतलब है। इसका फिगर देखो कैसा बनेगा, मैं पहले फिगर बता दूं फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास नॉर्मल रहता बेलन तो ऐसे बनता ना,
ऐसे बेलन ऐसे ही बनता है, लेकिन कह रहा है इसका आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं। यहाँ पे शिखर और आधार दोनों गोलाकार हैं, लेकिन अगर हम इसको बीच से काट दे तो मान लो ऐसे काट दिया, तो ये जो रेखा और ये कर्व मिला के जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे। इसी तरह ये अर्धवृत्त पूरा अलग हो जाएगा और आधा पार्ट इधर आधा पार्ट उधर, है ना। तो हमें इस क्वेश्चन में आधे पार्ट की ज़रूरत है। देखो अगर काटने के बाद हम लोग ध्यान दें तो फिगर कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। मैं फिर से ही बना देता हूँ। हमें अर्धवृत्ताकार पूछ रहा है ना, ओके। कुछ ऐसा बनेगा फिगर। ये पीछे का है इसलिए मैंने डॉटेड दिखाया है। ये ऐसे अपने पास बेलन रहेगा, है ना, एक चपटा हुआ, एक तरफ चपटा हुआ एक तरफ कर्व्ड। तो हमें बोल रहा है कि बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, है ना। बनी बात है, अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल ऊंचाई 30 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट क्या है, सेंटीमीटर, सॉरी, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। देखो इस ठोस में हमें क्या क्या पता है ये देख लो पहले। सॉल्यूशन, इस ठोस की हमें त्रिज्या पता है। बेलन की त्रिज्या क्या दी हुई है, त्रिज्या व्यास का आधा होती है, व्यास 14 है, इसका आधा करोगे तो एक्साइटमेंट में कुछ और ही लिख जाता हूं मैं, 7 सेंटीमीटर। ओके, इसकी हाइट पता है, ऊंचाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अब अगर आपको फॉर्मूला रिकॉल हो तो ठोस यानी कि लंबवृत्तीय बेलन है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r, फिर विद इन ब्रैकेट h प्लस r। क्या होता है, लंब वृत्तीय बेलन का, बेलन एक्चुअली बेलनाकार ठोस का, है ना, जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, इसका सूत्र होता है 2 पाई r, फिर ब्रैकेट में h प्लस r। ये सूत्र होता है लंबवृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का। लेकिन लंबवृत्तीय का है ये सूत्र, लेकिन हमें लंबवृत्तीय बेलन है, इसका अर्धगोलाकार है, तो मतलब इसका जो पूरा पृष्ठ होगा उसका आधा होगा पृष्ठ, है ना, अपना रिक्वायर्ड वाला, है ना। अतः अर्धगोलाकार लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, इसका आधा भैया, 2 पाई r, h प्लस r का आधा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा, पाई r, h, ये मैंने h ऐसे बनाया है h प्लस r। ओके, हमें जो जो वैल्यू पता है रख देते हैं। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 22/7, r कितना दिया हुआ है, 7, है ना, और ब्रैकेट में h, हाइट है 30 सेंटीमीटर, r वापस से 7 है। देखो अगर जब तक क्वेश्चन में आपको पाई की जगह 22/7 यूज करने को नहीं दिया गया है ना, तब तक आप नहीं यूज कर सकते। पाई बराबर 22/7 तब यूज कर सकते हैं जब क्वेश्चन में गिवन हो, है ना, वरना क्वेश्चन को पाई के मान में ही रख के चले आना है, समझे ना। अगर यहाँ पे पाई की वैल्यू ना दी होती तो आपको इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पाई के मान में निकालना था, पाई को आपको छूना ही नहीं था। ओके, करते हैं इसको, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 गुणे 30 और 7 कितना होता है, 37। गुणा करो कितना आएगा, 37 का गुणा 22 में, साइड में कर लेते हैं, 2 7 14 हासिल 1 2 3 6 1 7, फिर से 4 7 4 814, और क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा।
है ना। ऐसे हम लोग निकालते हैं किसी भी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्योंकि ये अर्धगोलाकार है तो हमने फॉर्मूले का आधा कर दिया, ये आ गया आपका आंसर। ओके, इसको आप लोग खुद से कर सकते थे, अगर ट्राई किया होगा तो कर भी लिया होगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर त्रिकोणमिति बहुत अच्छे से आती है तो इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से कर लोगे। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, है ना। बेसिकली इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन को फ्रेम कर ले गए ना, कैसे क्वेश्चन को हम लोग फिगर में उतारेंगे, वो अगर आपसे हो गया तो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही ईजिली, है ना। क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, देखते हैं। वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे। एक चिड़िया है 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल से किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। एक पेड़ है जो ज़मीन से 80 मीटर ऊंचा है, यहाँ पर चिड़िया बैठी हुई है, हम किसी एक बिंदु से चिड़िया को देख रहे हैं, तो देखने का जो उन्नयन कोण है 45 अंश है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। अब मान लो चिड़िया ने पेड़ से उड़ना शुरू किया, वो ऐसे उड़ती है कि जो अर्थ से ऊंचाई थी पहले वही बरकरार रहेगी, वही 80 मीटर उसकी ऊंचाई रहेगी पृथ्वी से, उड़ते चली जाती है। और 2 सेकंड बाद उसकी उसी बिंदु से अगर हम लोग फिर दोबारा से उन्नयन कोण देखते हैं तो क्या आता है, 30 अंश आता है। तो चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। ये हमें देखना है कि कितनी स्पीड से चिड़िया उड़ रही है। चलो, चिड़िया तो भैया उड़ के चली गई, लेकिन सरदर्द हमारे लिए हो गया। ओके, कोई ना। मान लो ये एक पेड़ है ए बी और इसके ए बिंदु पर चिड़िया बैठी हुई है। ओके, पृथ्वी के किसी बिंदु से हम लोग चिड़िया को देख रहे हैं, तो जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 अंश, है ना। मान लो ये बिंदु सी है और ये हाइट कितनी थी, 80 मीटर थी, है ना। अब अगर चिड़िया ने उड़ना प्रारंभ किया और कोण 30 अंश हो गया तो चिड़िया इधर तो आएगी नहीं, है ना, क्योंकि जैसे जैसे चिड़िया अगर इधर आने लगी तो ये कोण बढ़ने लगेगा, लेकिन कोण घटकर 30 अंश हो रहा है ना, तो जाहिर सी बात है चिड़िया इधर उड़ के जाएगी, है ना। मान लो यहाँ तक पहुँच गई, इस बिंदु का नाम है डी, और अब जो अपना उन्नयन कोण हो गया वो क्या हो गया, 30 अंश। अभी भी ये हाइट 80 मीटर ही है। ओके, तो हमें पूछ रहा है कि चिड़िया ने यहां से यहां तक उड़ने में जो 2 सेकंड लगाए, उन 2 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय करी, है ना, कितनी दूरी तय करी, उसके बाद चिड़िया के उड़ने की चाल क्या है ना, उसने कित स्पीड से ये डिस्टेंस कवर करी, है ना। पहली बात तो इसके लिए हमें इस डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस की, जैसे ये डिस्टेंस निकल आई तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बराबर दूरी बटे चाल का गुणा कर देंगे, है ना। स्पीड बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर। ओके, हमें यहाँ पे क्या क्या नहीं पता है, हमें ये चीज़ नहीं पता है, हमें ये चीज़ नहीं पता है, निकालना है। ओके, चलो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। ओके, अब हम लोग बारी बारी से, क्योंकि लंब और आधार यहाँ भी है, लंब और आधार यहाँ भी है, तो tan थीटा का ही यूज़ होगा। मोस्टली हमें त्रिकोणमिति के ऐसे क्वेश्चन में उन्नयन अवनमन tan थीटा का ही प्रयोग करना रहता है। tan थीटा के यूज से क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। देखो, अगर हम लोग त्रिभुज ए बी सी कंसीडर करें तो त्रिभुज ए बी सी में क्या देखते हैं हम लोग कि जो इसका लंब है ए बी 80 मीटर है ना, और जो आधार है बी सी वो x मीटर है, इसको मीटर में लिखे तो ज़्यादा सही है, और जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है ना। तो अपने को tan 45 का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो कितना आएगा, लंब बटे आधार, दैट मीन्स 80 बटे x, 80 बटे x। अब आपको tan 45 डिग्री का मान पता है, कितना होता है 1, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 80 मीटर। ये जो x डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की 80 मीटर है। ओके, हमें y डिस्टेंस नहीं पता है, अब y डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो पुनः अब इस बार बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। त्रिभुज कौन सा, डी
इसका नाम ही नहीं दिया, ई। चलो पुनः त्रिभुज डी ई सी में, है ना, त्रिभुज डी ई सी में कोण कितना है 30 अंश, तो ये tan 30 हो जाएगा, बराबर लंब क्या है इस बार 80, सेम है। आधार क्या है x प्लस वाई, है ना, यही तो है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी x डिस्टेंस और y डिस्टेंस का जोड़, तो ये x प्लस वाई हो जाएगी। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। tan 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर 80 बटे x का मान आपको ऑलरेडी पता है 80, है ना, 80 प्लस वाई, तिर्यक गुणा कर दो, क्या मिलेगा 80 प्लस वाई बराबर 80√3, है ना, 80 गुणे √3। सो दिस विल इम्प्लाई y इज इक्वल टू 80√3 माइनस 80 80 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1। ओके, √3 की वैल्यू हमें क्या लेनी है 1.732 माइनस 1, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 80 गुणे 0.732। अब अगर आप लोग 80 में 0.732 का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। करते हैं गुणा, एक 0 आ जाएगा और 8 दूनी 16 की 6 हासिल आया 1, 8 तिया 24, 1 25 हासिल 2, 8 सते 56, 2 58 और दशमलव कितने अंक के बाद है 3 अंक के बाद है, 1 2 3, 58.560 मीटर क्या आ गई उसकी डिस्टेंस आ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब कि उस जो पक्षी था उसने 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करी 58.560 मीटर या 58.56 मीटर, 56 नहीं बोलेंगे 5-6 बोलेंगे, है ना। अतः पक्षी की चाल क्या होगी ये बताओ मुझे, पक्षी ऐसा लिखा जाता है मैं चिड़िया लिखूं, चलो पक्षी में वो वाला रहता है ये वाला, अच्छा खैर चिड़िया की चाल, चाल बराबर क्या होती है दूरी बटे समय, दूरी है 58.56, समय लगाया है 2 सेकंड, तो चाल कितनी हो जाएगी इसको काटो, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, पॉइंट 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 29.28 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गया आपका आंसर। जो चिड़िया की चाल थी वो 29.28 मीटर प्रति सेकंड थी, है ना, एकदम मस्त था क्वेश्चन था। 2 जगह आपको ये tan वाला फॉर्मूला लगाना था, एक बार इस छोटे ट्राइंगल के लिए जहाँ पे एंगल 45 डिग्री है, एक बार इस बड़े ट्राइंगल के लिए जहाँ पे एंगल 30 डिग्री है। बस आपको इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना था कि चिड़िया जब उड़ रही है तो वो लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी, वो एंगल बता रहा है ना। जैसे ही आप लोगों ने फिगर ड्रॉ कर लिया, क्वेश्चन को समझ लिया, तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो गई। बाकी की आधी प्रॉब्लम क्या है कैलकुलेशन, है ना। तो एकदम आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दूरी और चाल से संबंधित है। ये एक रेलगाड़ी है जिसने 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करी गई है। आप लोग औसत चाल और चाल में फ़र्क समझते हैं ना। चाल हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कोई एक चीज़ किसी स्पीड में गति कर रही है और उसकी स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है। मान लो वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो उसका यही स्पीड लगातार बना है। लेकिन औसत चाल तब हम बोलते हैं जब किसी एक चीज़ ने कुछ दूरी तय करी, मान लो 40 किलोमीटर, फिर कुछ दूरी तय करी 50 किलोमीटर, फिर कुछ दूरी 45 किलोमीटर, तो उसने अपनी जो स्पीड है वो बदल बदल के डिस्टेंस तय करी ना। तो इस पूरी डिस्टेंस को यहाँ से लेकर यहाँ तक तय करने में उसने जितनी जो एवरेज स्पीड है, इन तीनों स्पीडों को जोड़ के 3 से भाग देंगे तो जो एवरेज स्पीड आएगी उसको बोलते हैं औसत चाल, है ना। तो औसत चाल वह होती है कि जब किसी रेलगाड़ी ने जो पूरी, या रेलगाड़ी या कोई चीज़ है जो पूरी डिस्टेंस कवर करने में जो उसकी ज़्यादातर चाल रही हो, है ना, उसको औसत चाल बोलते हैं। और निश्चित चाल मतलब कि साधारण चाल क्या होती है, वो लगातार स्पीड उसकी कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। ओके,
रेलगाड़ी है जो 63 किलोमीटर की निश्चित औसत चाल से कुछ दूरी तय करती है। ओके, फिर 72 किलोमीटर की दूरी वह प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यह पूरी यात्रा वो 3 घंटे में तय करती है। तो हमें प्रारंभिक औसत चाल क्या थी ये पता लगाना है। चलो सॉल्व करते हैं, खुद से ट्राई करना। ओके, हमें जो निकालना है उसको मान के चलते हैं। माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक, मैं इतना गंदा क्यों लिख रहा हूं? अभी आप बोलोगे कि साफ ही कब लिखते हो। प्रारंभिक औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लिया हमने कि एक रेलगाड़ी है जिसकी जो एवरेज स्पीड है, जो औसत चाल है, वो x किलोमीटर पर आवर है। ओके, उसने x किलोमीटर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? 63 किलोमीटर, है ना। अतः 63 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको टाइम कितना लगेगा? कितना टाइम लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, है ना। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल, है ना। इतना उसको टाइम लगेगा 63 किलोमीटर दूरी तय करने में। ओके, इसके बाद पुनः देखते हैं हम लोग। उसने जब दोबारा से अपनी चाल को 6 किलोमीटर दूरी और 6 किलोमीटर और बढ़ा दी प्रति घंटे, तो उसने 72 किलोमीटर तय करी, है ना। तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक रफ्तार से या अधिक औसत चाल से, ये मुझे एक ही तरफ में हो जाना है, इधर तो मैं ज़बरदस्ती बोर्ड को डिवाइड कर दिया। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक औसत चाल से तय की गई, नहीं, औसत चाल से 72 किलोमीटर, है ना। ओके, 72 किलोमीटर दूरी, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के लिखिएगा एग्जाम में। तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 72 है, चाल कितनी हो जाएगी? x में 6 घंटे और x + 6 घंटे। ओके, अब आपका क्वेश्चन कह रहा है यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय हुई। मतलब जो समय उसको यहाँ लगा और जो समय उसको यहाँ लगा, पूरे को ऐड कर दिया जाए तो 3 घंटा आ जाएगा, है ना। प्रश्नानुसार कुल समय बराबर 3 घंटे। ओके, एक समय अपने पास 63 बटे x है, दूसरा क्या है? 72 बटे x + 6, और ये इक्वल किसके हैं? 3 घंटे के, है ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। एलसीएम आ जाएगा x + 6, है ना। x कैंसिल आउट, x + 6 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 63 मल्टीप्लाइड बाई x + 6 प्लस 72x = 3। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उससे पहले हम लोग ब्रैकेट्स को खोल देते हैं। तो हो जाएगा 63x प्लस 63 का 6 में गुणा करोगे तो 6 × 3 = 18, 36x 37, 378 प्लस 72x बटे x² प्लस 6x बराबर 3। चलो इधर यूज़ कर ही लेना बोर्ड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3 × 6 = 18x इक्वल टू 63x में 72x जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5 7 6 13, है ना। 2 3 5 और 6 7 13x प्लस 378। ओके, अब हम सारी क्वांटिटीज़ को LHS में लाते हैं। तो 3x² प्लस
18x माइनस 135x माइनस 378 बराबर 0। से इम्प्लाई करेगा 3x स्क्वायर, 135 में से 18 घटाओ तो क्या आएगा माइनस 15 में से 8 गए 8 7 15, बचा ये कितना 2, 2 में से 1 गए 1, बचा 1, 117 आ गया x माइनस 378 बराबर 0। ओके, क्या हम 3 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 7 1 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 7 3 10 18, ये भी कट जाएगा, तो हम लोग 3 से भाग दे देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27 माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये आपके पास एक द्विघात समीकरण है, इसको हल करना आपको अच्छी तरह से आता है। हमें 126 के फैक्टर करने होंगे। 2 से करोगे तो 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 1। 2 पेयर बनाने हैं, क्योंकि ए और सी का गुणा माइनस है, बी भी माइनस है, तो हम बी को ऐसे 2 में तोड़ेंगे जो एक निगेटिव रहेगा एक पॉजिटिव रहेगा और निगेटिव वाला बड़ा रहेगा। ओके, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 7 नहीं होगा, 2 तिया 6, 6 7 42, 42 में से 3 गए 39, हो गया। सो एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 बराबर 0 है ना। 42 में से 3 चले जाएगा 39 और 3 दूनी 6, 3 चौक 12, सही है। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 42 प्लस 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 42 बराबर 0। सो दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू, अभी नहीं, होल्ड योर हॉर्सेस, पहले ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा ना। सो x माइनस 42 एक ब्रैकेट में, x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में। सो यहाँ से x की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, x बराबर 42 और x बराबर -3। हमें पता है कि किसी वस्तु की चाल नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x बराबर -3 वैल्यू विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो यहाँ से हमें पता चलेगा x बराबर 42। अतः ट्रेन ही है ना, रेलगाड़ी है, कोई बात नहीं, रेल गाड़ी की जो इनिशियल मतलब कि प्रारंभिक औसत चाल है वो क्या है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, थोड़ी सी आपको दिमाग की ज़रूरत है। कहाँ पे ज़रूरत है? क्वेश्चन फ्रेम करने में, है ना। इस द्विघात समीकरण को बनाने में हम जो यहाँ तक पहुँचे, जो मेहनत करनी पड़ी वो आपको आनी चाहिए, है ना। अगर आपको वो अच्छे से आ गया तो क्वेश्चन भैया एकदम हलवा है, तुरंत उड़ा दोगे सट से। हो गया क्वेश्चन? ओके, अब इस लेक्चर में मैं यहीं तक करता हूँ। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग किसी और सेशन का क्वेश्चन पेपर, या फिर 2022 में ही कई टाइप के क्वेश्चन पेपर थे ना, हर एक रो के लिए अलग अलग कोड था पेपर का, तो शायद 5 टाइप के क्वेश्चन पेपर बने थे। तो और मैं क्वेश्चंस लाऊंगा प्रीवियस ईयर से जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, है ना। हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, टॉपिक कोई बाहर का नहीं रहेगा, जो आपने पढ़ा है वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है ये आपको आइडिया कैसे लगेगा, ये आपको आइडिया लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर, है ना। ये मैंने जो करवाए हैं क्वेश्चन, इसका मैं PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पूरा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं, और जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हैं उनको खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कल, और मैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, क्योंकि मैथ्स का एग्ज़ाम चल रहा है, क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, मैथ्स आने वाला है 23 को, आई थिंक मैथ्स है, तो आप लोगों को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। 23 या 21 को है, मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप लोगों को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। क्वेश्चंस लगाइए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछिए। आप लोग अपने से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपने किया, आपको नहीं आ रहा है, तो मैं उनका आंसर बताऊंगा, ठीक है। अब हम लोग की मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।